नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पाठ्य संबंधी बातों को बताने के लिए, क्योंकि आपका परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है। तो इस विषय को मैं सोच रही थी कि वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊं। आप लोगों का जो कक्षा का जो विषय है कोर्स 3 अधिगम शिक्षण यूनिट 5 से ही लिया गया है। विशिष्ट बालक की पहचान को मैं आप लोगों को बता रही थी। विशिष्ट बालक की पहचान में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बालक कितने प्रकार के होते हैं और ये बालक कैसे होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये जो बालक हैं इनकी क्या समस्याएं होती हैं और इन बालकों का समस्या का निदान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस विशिष्ट बालक में मैं आप लोगों को प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, सभी बालकों के विषय में मैं बताई हूँ, इनकी विशेषताओं। मैं आज आगे बढ़ती हूँ और इस विशेषताओं को मैं बताती हूँ कि आगे आज मैं आप लोगों को डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन अर्थात विकलांग बालक के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विकलांग बालक कैसे होते हैं और क्या होते हैं। बच्चों, इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, जब किसी बालक का जन्म होता है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, परिवार के प्रत्येक जन बहुत खुश होते हैं और उनका सबसे ज़्यादा खुशी होता है कि वह बालक स्वस्थ है। लेकिन यदि वह बालक जन्म से शारीरिक दृष्टिकोण में यदि अक्षम है तो माता पिता को काफ़ी दुखी होता है। उससे भी ज़्यादा दुखी तब होता है जब जन्म के पश्चात किसी दुर्घटना की वजह से वह बालक का शरीर के किसी अंग में क्षति पहुँचे और वह बालक विकलांग हो जाए। सचमुच ये बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि इस संसार के इस अनोखे वातावरण में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है तो वह है बालक, क्योंकि बालक बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं और बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो बच्चों, मैं इसी विकलांग बालकों के विषय में कह रही हूँ कि इसे एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में एक मुख्य वर्ग में रखा गया है। इन बालकों को अपंग बालकों या फिर अपंग बालकों, जिसे डिसेबल्ड बालक कहते हैं, चिल्ड्रन कहते हैं, या असमर्थ बालक या विकलांग बालक, ऐसे बालक जो शरीर की किसी एक क्रिया के द्वारा, शरीर की किसी एक अंग के द्वारा वे खुद को अक्षम पाते हैं और इस अक्षमता के कारण वे बालक अपनी इच्छाओं, अपनी संवेदनाओं, अपनी संवेगात्मक को खो बैठते हैं। अपंग बालकों से हमारा अभिप्राय है उन बालकों से होता है जो साधारण, ध्यान दीजिए, उन बालकों से होता है जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण होते हैं।
फिर से मैं बोल रही हूँ कि अपंग बालकों से हमारा अभिप्राय उन बालकों से होता है जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होते हैं। अर्थात वह बालक जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी अथवा दोष हो, जिसके कारण उसकी जो उपलब्धियां होती हैं वह अधूरी सी रह जाती हैं, विकलांग या अपंग बालक कहलाता है। यह बालक विकलांग और अपंग बालक कहलाता है जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी हो जाती है। इस विकलांग बालकों में बहुत से शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों, अपने मतों से इन बालकों के बारे में एक परिभाषा स्वरूप कहा है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को सबसे पहले क्रो के अनुसार में उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में साधारण क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं को रोकता है, स्वयं को सीमित रखता है, ऐसे बालकों को विकलांग बालक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा बालक जिसका शारीरिक दोष, यानी वह बालक सचमुच शारीरिक रूप से अक्षम होगा, या तो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। ऐसे बालक साधारण क्रियाओं में, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, उसकी शारीरिक अक्षमता जो होती है उसे उन सभी क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, उस बालक को स्वयं में सीमित रखता है। ऐसे बालक को विकलांग बालक कहते हैं। फिर D.G. फोर्स के भी अपने विचार हैं। उन्होंने कहा है कि जब शारीरिक दोषों के कारण, जब बालकों में शारीरिक दोष होती है, उन शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से जो बालक को समाज में स्वीकृति नहीं मिल पाती है, उनके शारीरिक दोषों के कारण और उत्पन्न कठिनाइयों के कारण उस बालक को समाज में स्वीकृति नहीं मिल पाती है, तब उस उत्पन्न बालकों में मनोवैज्ञानिक दोषों में वृद्धि होती है, उस उत्पन्न बालकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है और वह बालक स्वयं में अपने को कमजोर पाता है और अपने को बिल्कुल अलग थलग पाता है, जिस वजह से उस बालकों में समस्याएं हो जाती हैं और स्वतः वह बालक स्वयं को, जब वो सक्षम नहीं रह पाता है तो स्वयं को उस विकलांग श्रेणी में रखता है, जैसे उस बालक में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर है कि इसी प्रकार से एडलर ने इस संबंध में लिखा है, एडलर, कि एक ऐसा बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, एक ऐसा बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है और यह बालक हीनता उत्पन्न करता है, यह बालक के अंदर में हीनता उत्पन्न होती है, हीन भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस भावना से बालक को थोड़ी संतुष्टि और प्रसन्नता तो मिलती है, लेकिन वह इसकी क्षतिपूर्ति या फिर इसमें श्रेष्ठता में के दृष्टिकोण में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। जैसे यदि वह बालक किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो भाग तो ले लेता, कुछ सफलताएं उसे प्राप्त होती है, लेकिन इसमें और अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है और सफलता प्राप्त नहीं करने की वजह से उस बालक को संतुष्टि नहीं मिल पाती है, जिससे इन बालकों को समस्याएं होती हैं। ये बालक समस्या रूपी ये में घिर जाता है, जिससे इन बालकों में जो समस्याएं होती है वह उसकी मानसिक रूप से उन बालकों को क्षति देता है। वह बालक मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है।
उसकी आत्मविश्वास खो जाती है। इस प्रकार से मैं बताऊंगी आप लोगों को कि विकलांग बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। विकलांग बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित वर्गों में किस तरह से बांटा गया है, किस प्रकार से इन बालकों को निम्नलिखित वर्गों में बांट दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक जो होते हैं वे, उसमें शारीरिक त्रुटि होती है और वह त्रुटि उसके काम काज में किसी न किसी प्रकार से बाधा डालती है। उसकी त्रुटि उसके काम काज से किसी न किसी रूप में उसमें बाधा डालती है और ये जो बाधा होती है इस कारण से वह बालक काफ़ी कमज़ोर होता है और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। मतलब कि विकलांग के कई प्रकार हैं, अगर हम इसे व्यक्त करते हैं। जैसे सबसे पहला विकलांग का कारण होता है कि क्रिपलेड चाइल्ड, मतलब कि अपंग बालक। फिर होता है संपूर्ण या फिर पूर्ण रूप से अंधे बालक। फिर होता है संपूर्ण या फिर अर्ध रूप से बहरे बालक। फिर होता है हकलाने वाले या फिर दोषपूर्ण वाणी वाले बालक। फिर होता है निर्बल बालक। ऐसे बालक की समस्याएं होती हैं और ऐसे बालक की समस्याएं घिर कर आती है, जिस वजह से इन बालकों में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बालक की दृष्टिकोण किस रूप में उभर करके आती है। जैसे इन बालकों में ये तो हो गए शारीरिक बालक, दूसरे हो गए कि मानसिक रूप से विकलांग बालक। मानसिक रूप से विकलांग बालक कैसे होते हैं? मानसिक रूप से विकलांग बालकों में मूर्ख होते हैं, कुछ निम्न बुद्धि के होते हैं या फिर कुछ मंद गति वाले सीखने वाले बालक होते हैं। इन बालकों का वर्गीकरण बालकों की जो बुद्धि उपलब्धि होती है आईक्यू के आधार पर किया जाता है और इन बालकों की बुद्धि उपलब्धि पाया जाए तो 80 से कम होता है। जैसे 70 होती है, 65 होती है और कम होते जाता है। उसके बाद है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालक। ठीक है, इस इमोशनली हैंडीकैप्ड और सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो इस श्रेणी के जो बालक होते हैं ये काफ़ी अपराधी और कदाचारी बालक की गिनती में आते हैं। इन बालकों में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से कुसमायोजित होती है। विकलांग बालकों में यदि जो समस्याएं होती है उस समस्याओं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे विकलांग बालकों में किस प्रकार की समस्याएं होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। अपंग बालक जो होते हैं, बालक अपंग हो, अंधे हो, बहरे हो, अपूर्ण बहरे हो या पूर्ण बहरे हो, या फिर वो मानसिक रूप से अपंग हो, विकलांग हो, या फिर ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं जिससे उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक दोष के अनुसार, जो शारीरिक दोष होता है, शारीरिक दोष के अनुसार में जैसे वो बालक होते हैं उसे समायोजन करने की कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस बालक को अपंग बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्वता की कमी पाई जाती है और वे हमेशा अपने को हीन भावना से उत्पन्न पाता है, जो अपंग बालक होता है। उसके बाद होता है कि अधिकतर ये जो बालक होते हैं सभी क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। जैसे यदि विद्यालय में इनका नामांकन होता है तो इसमें बहुत सारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं। कुछ कक्षा पाठ्य से संबंधित होते हैं, कुछ प्रयोग से संबंधित होते हैं और कुछ होते हैं आपका कि दैनिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं और कुछ होते हैं आपका कि वह खेल कूद से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से बालकों को सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस समय बालक में हीन भावनाएं उत्पन्न होती है और बालक को अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है और अधिकतर ये क्रियाओं में भाग नहीं लेने के कारण स्वयं को, अपने आप को तुच्छ मानते हैं और समाज के सामने ये अपने को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इस प्रकार से इन बालकों का जो विचार होता है और परिणाम स्वरूप इनका संवेगात्मक संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता है। कई बार इनकी मानसिक रूप से ये बालक विक्षित हो जाते हैं और मानसिक रूप में
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाने के कारण ये बालक अन्य बालकों के साथ में समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। और अतः विकलांग बालकों में और इस प्रकार के अपंग बालकों में समायोजन संबंधी समस्याओं में शिक्षकों पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक इन बालकों के लिए किस किस प्रकार से निदान करते हैं, शिक्षक इन बालकों के लिए किस किस प्रकार से इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए इसमें कक्षा में शारीरिक रूप से यदि अपंग बालक बैठने में समस्याएं होती हैं, शारीरिक रूप से अपंग बालकों को बैठने में समस्याएं होती हैं, तो ऐसे बालकों को कक्षा में बिठाने के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कक्षा में जब बालक पढ़ेंगे, कार्य करेंगे, तो उस बालक को किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होगी। इसी प्रकार से कई प्रकार से जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे अंधे होते हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने योग्य नहीं होते हैं, जो बच्चे अंधे होते हैं, उस अंधे बालकों को भी इस प्रकार की समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार से कक्षा में अंधे जो बच्चे होते हैं या अर्ध अंधे वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उसको बैठने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्यामपट्ट से इतने दूर में उन बच्चों को बैठाया जाए ताकि श्यामपट्ट में जिस शब्द को लिखा जाए, जिस वाक्य को लिखा जाए, उन बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसी प्रकार से पूर्ण बहरे या अपूर्ण बहरे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम सुनने वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ में रखना चाहिए, बैठाना चाहिए, ताकि उसके होठों का जो लिपसिंग है, होठों की जो हलचल है, उस हलचल के द्वारा वह अपने उत्तेजक रूप से वो जो बच्चे होते हैं उनको वह सीख सकें, उत्तेजक रूप से वह उनके होठों की हलचलों, जैसे इधर आओ। सामान्य बच्चे यदि कहते हैं इधर आओ, तो बच्चे को लगता है कि इधर बुला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वे बोलने के साथ हाथों का भी इशारा कहते हैं, जैसे कि इधर आओ, यहाँ बैठो, पेंसिल लो, पेन लो, पेन दो। इस प्रकार से जो बच्चा, तो उनकी होठों की लिपसिंग से उनकी जो शब्दावली है, उनके जो शब्द है, तो इन सबों को वे बच्चे बहुत मतलब कि ये तरीके से सीख पाते हैं, जिससे उनकी होठों की हलचल से जैसे बच्चे प्रायः उत्तेजक हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ विशेष प्रकार की आवश्यकता है जिन बच्चों में बोलने में दोषपूर्ण हो। दोषपूर्ण वाले जो बच्चे होते हैं उसको बोलने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसे स्पीच थेरेपी की व्यवस्था की जानी चाहिए। बोलने वाले बच्चे को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? स्पीच थेरेपी की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, याद कीजिएगा। उसके बाद है कि इन बच्चों में जो दोषपूर्ण वाणी वाले जो बच्चे होते हैं, इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे बच्चे जो होते हैं, सहानुभूति के दृष्टिकोण से इन बच्चों को अपनाना चाहिए। सहानुभूति दृष्टिकोण से इन बच्चों को अपनाया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के मानसिक रूप से जो अपंग बच्चे होते हैं, इस प्रकार से जो मानसिक रूप से जो अपंग बच्चे होते हैं, इन अपंग बच्चों को समायोजन संबंधी मुख्य समस्याओं का समायोजन करना पड़ता है। मतलब कि समायोजन संबंधी मुख्य समस्याओं का समायोजन करना पड़ता है। जैसे ये बच्चों को परिवार में समायोजन संबंधी समस्याएं होती है, विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याएं होती है, समाज में समायोजन संबंधी समस्याएं होती है। मानसिक रूप से यह अपंग बालक स्वयं को घर में, विद्यालय में और समाज में समायोजित नहीं कर पाता है, और ये बच्चा स्वयं में कुसमायोजित महसूस करने लगता है। उसे अपनी सफलताओं में काफ़ी निराशा होने लगती है और यह बच्चा कुंठित हो जाता है और दूसरे लोगों की निगाह में निम्न स्तर का बन जाता है, वह अपने को गिरा हुआ मानता है। विद्यालय एवं अन्य गतिविधियों में यह बच्चा भाग नहीं लेना चाहता है और सामाजिक रूप से यह बच्चा पिछड़ जाता है। उसी प्रकार से जो बच्चे विकलांग होते हैं, उन बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए? कहने का तात्पर्य है कि विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए, शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, इन विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए सामान्य बालकों के साथ संभव नहीं है। इसीलिए इसके अधिगम, इसके सीखने के लिए, इसके समायोजन के लिए इन बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के फलस्वरूप बालकों में हीन भावनाओं का विकास होता है। अतः इस दृष्टिकोण से विकलांग बालकों को विशेष
शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन बालकों को विशेष प्रबंध कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को बताई, अपंग बालक, बहरे बालक, अंधे बालक, इन सभी बालकों को मैं बारी बारी से मैं बताऊंगी कि इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी अपंग बालकों की शिक्षा। अपंग बालकों की शिक्षा में पंगु या अपंग बालकों में, जो बच्चे पंगु होते हैं या अपंग बालकों में शारीरिक दोष के कारण वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का सामान्य प्रयोग नहीं कर पाता है। यही दोष है कि उनके कार्यों में बाधा होती है। इस प्रकार के जो दोष होते हैं बालकों में, उसकी हड्डियों में, उसकी ग्रंथियों में या फिर जोड़ों में होती है। या तो यह दुर्घटना की वजह से होती है या फिर किसी बीमारी की वजह से उसे समस्याएं होती हैं। अपंग बालकों की बुद्धि उपलब्धि काफी अधिक भी होती है या फिर काफी कम होती है। अपंग बालकों की बुद्धि उपलब्धि या तो कभी अधिक होती है, अधिक से अधिक होती है, या फिर कम होती है। ध्यान दीजिएगा। ऐसे बालकों की समस्या के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे अपंग बालकों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों जैसा होता है तो उसे सामान्य बालकों के समान शिक्षा विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। सामान्य बालकों के समान उन बच्चों को शिक्षा रूप में देना चाहिए ताकि वो बच्चे सामान्य बालकों के समान अध्ययन कर सकें, सामान्य बालकों के समान वे सीख सकें। तो इस प्रकार से इन बालकों को समस्या का समाधान करना चाहिए। साथ ही देखा जाए तो इन बालकों को शारीरिक जो दोष होता है, जो इन बालकों में शारीरिक दोष के अनुसार उन्हें बैठने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए विशेष व्यवसायों और परीक्षणों की सहायता मिलना चाहिए ताकि वो बालक होते हैं दूसरे पर बोझ ना बन सके, और उनकी शारीरिक दोष पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चों को विकल अंगों डॉक्टर के पास लेना चाहिए ताकि विकल अंगों के ऑपरेशन के द्वारा वो बच्चे ठीक हो सके और कृत्रिम अंगों के द्वारा वो बच्चे सीख सकें। ठीक है। इसके साथ में विकलांग बच्चों को अपनी त्रुटि के बारे में दृष्टिकोण बदलने के लिए भी शिक्षा दी जानी चाहिए और दूसरी सामान्य लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर विकलांग बालकों को संवेगात्मक करना बहुत अधिक है, संवेगात्मक समायोजन करना बहुत आवश्यक है ताकि उसके मन में हीन भावना ना उत्पन्न हो और शिक्षा केंद्र में उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग देना चाहिए। इसके साथ है आपका संपूर्ण रूप से अंधे बालक। संपूर्ण रूप से जो अंधे बालक होते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? संपूर्ण रूप से जो अंधे बालक होते हैं उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि वह बालक इतना अंधापन ना हो, जिसके लिए ऐनकों का प्रबंध करना चाहिए। जैसे बिल्कुल अंधे बालक सामान्य शिक्षक से ठीक हो सके, ऐसे ऐनक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सामान्य शिक्षक से ठीक हो सके, इनके लिए मोटे टाइप की पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इन बालकों को, ऐसे बालकों की कक्षा में हवा एवं रोशनी का प्रबंध करना चाहिए। श्यामपट्ट पर जो बातें लिखी वो बड़ी लिखनी चाहिए, मोटी लिखनी चाहिए और गहरी लिखनी चाहिए, जैसे इन बालकों को पढ़ने में आंखों पर दबाव महसूस ना हो। इन बालकों को पुस्तकीय ज्ञान के अपेक्षा हस्त कार्यों में ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अंधे बालकों को जो समस्याएं होती उन समस्याओं का निदान करना चाहिए, क्योंकि अंधे बालकों को एक प्रकार की लिपि होती है। किस लिपि के द्वारा उसे पढ़ाया जाना चाहिए? अंधे बालकों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाना चाहिए ताकि वे अंधे बालक ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ सके। और उस लिपि जो होते हैं उसमें मोटे मोटे अक्षरों से लिखा जाता है, बनावट रहता है अक्षर का, व्यंजन का, शब्द का, जिससे वो समझ कर पढ़ सकते, अपने अनुभवों के द्वारा पढ़ सकते। तो इस लिपि का विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बच्चे, एक तो मैं अपंग बच्चे के बारे में बताई, दूसरा अंधे बालकों के बारे में बताई। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहरे बालकों के बारे में। बहरे बालक कैसे होते हैं और बहरे बालकों को किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब कि बिल्कुल बहरे बच्चे वे होते हैं जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, या फिर वह जन्म से बहरे होते हैं या जन्म के बाद बहरे होते हैं।
किसी न किसी कारण की वजह से बहरे होते हैं और बच्चे को सुनाई नहीं देता है। ऐसे बच्चे पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं, इसीलिए इन बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। ऐसे जो बच्चे होते हैं, बहरे बच्चों को विशिष्ट प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के लिए बैठाना चाहिए। इन स्कूलों में विशेष प्रविधियों के रूप में इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बच्चे पढ़ते हैं। कई शहरों में ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। कई शहरों में ऐसे विद्यालय की व्यवस्था की गई है जिसमें इस तरह के मूक बधिर बच्चे पढ़ सके। इनके लिए आवासीय विद्यालय की भी व्यवस्था की गई है और ऐसे विद्यालय की भी व्यवस्था की गई हो जो आवासीय ना हो। ठीक है, जैसे गुड़गांव, रोहतक जो उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली। ऐसे बालकों को माता पिता की शिक्षण की भी आवश्यकता है, माता पिता को भी शिक्षण दिया जाता है। एक ऐसा स्कूल है यूएसए में जिसे अमेरिका की लॉस एंजिल में जॉन ट्रेसी, अमेरिका के लॉस एंजिल में जॉन ट्रेसी जो होते हैं निदानशाला, उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कम बहरे जो होते हैं बच्चे, उसके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे बालकों को अध्यापक में के होठों से बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसे बालकों को अच्छे अध्यापक से साथ संबंध होने चाहिए ताकि ये बच्चे ना अपने को समायोजन करने में हिचकिचाए। ऐसे बच्चे अपने को विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए था। फिर है हकलाने वाले बालक या दोषपूर्ण वाले बालक कैसे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, उन छोटे बच्चों को हम लोग देखते हैं 2 या 3 साल की उम्र में वो बच्चे तुतलाते हुए बोलते हैं किसी भी बातों को। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो बालक इस तरह से बोल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करना सीख रहे हैं, कुछ बोलचाल की भाषा सीख रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रवृत्ति यदि जब ऊपर होने लगती है, जब उस बालक के विकास के साथ ये प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है, बढ़ने लगती है, तो माता पिताओं को काफ़ी अफसोस होता है और दुख होता है कि इस बच्चे में जो बातें व्यवहार की स्थिति है वो उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। बच्चे में हकलाना और तुतलाना 2 प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग को दूध मॉर्निंग बोलते हैं, और जैसे कुछ बच्चे को जैसे कि मान लीजिए पानी पीना है तो उस बच्चे वो उस पानी को तानी पीना है। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बच्चे अपने को जो उसमें विकास होना है उस समय में वो बच्चे चंचलता के कारण या फिर उस बच्चे में आत्मविश्वास के कारण या फिर कुछ कंठ या फिर जो वर्तनी होती है बोलने की जो होती है जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं के कारण वो बच्चे में इस प्रकार की समस्याएं होती है और वे बच्चे इस तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। समाज में माता पिता के द्वारा विद्यालय में जब बच्चे बहुत सूक्ष्म छोटे कक्षाओं में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रॉबेल के द्वारा किंडरगार्टन का भी प्रयोग किया गया है, बारे बताए हैं, जिसको कहा जाता है आजकल आधुनिक जमाना में मॉडर्न युग में उसे हम लोग प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं। तो आपने प्ले स्कूल के बच्चों को देखा होगा और प्ले स्कूल भी गए होंगे, आपके परिवार में कोई बच्चा प्ले स्कूल में ज़रूर पढ़ता होगा। समाज में इर्द गिर्द परिवार में विद्यालय में देखने से वो बच्चे काफ़ी छोटे लगते हैं और काफ़ी चंचल लगते हैं। इस स्थिति में उन बच्चों में जो भी आकांक्षाएं होती, जो भी उपलब्धि होती, हम लोग उसको बिल्कुल सही मानते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये जो समस्याएं होती है जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तब ये काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। इस प्रकार के बच्चों में जो वाणी दोषपूर्ण होती है या फिर हकलाना, ये दोनों विषय जो होते हैं, इसमें टूटी आवाज़ से बोलना, मोटी आवाज़ से बोलना, और इसमें जो बोलते हैं इसमें अस्पष्ट सुनाई देता है और शिक्षकों को इस बोल में समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन बालकों को जब बोला जाता है, इन बालकों को जब सिखाया जाता है, तो इन बालकों में दोषों के कारण हीन भावना या फिर आत्मविश्वास की कमी या फिर संवेगात्मक रूप से इन बच्चों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। हीन भावनाएं होती है, इस प्रकार हीन भावनाएं होती है कि इन बच्चों में जो संवेगात्मक अस्थिरता होती है उत्पन्न हो जाती है। ऐसे बालकों को विशेष शिक्षा के रूप में प्रबंध करना चाहिए और अति आवश्यक है कि ऐसे बालकों के लिए कुछ कदम भी उठाए जाने चाहिए।
ऐसे बालकों के लिए क्या आप कदम उठा सकते हो जो बच्चे इस प्रकार के हैं? जो बच्चे इस प्रकार के हैं, ऐसे बालकों के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? इनके लिए सबसे पहला कदम होता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। इन बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साथ ही इनमें, ताकि ये जो गलत आदत है हकलाने का और दोषपूर्ण वाणी का, वो उस पर नियंत्रण हो सके सहानुभूति के द्वारा। और कभी कभी हो सकता है कि हमारे मूर्धा में, हमारे तालू में कुछ प्रकार की समस्याएं होती है, जिस वजह से, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन या फिर शल्य क्रिया चिकित्सा के सहयोग से के द्वारा इलाज करवाना चाहिए, जिससे इसकी दोषपूर्ण वाणी जो है, दोषपूर्ण जो बोलने की जो धारा है, विचारधारा है, वह दूर हो सके। विशेष शब्दों का उच्चारण इस बच्चों को बार बार करवाना जाना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बोली, अगर ये बच्चे का को ता बोलते हैं, तो इस ता, जैसे कौआ हम लोग बोलते हैं, तो ये बच्चे उसे कौआ नहीं कहते हैं, तौआ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे आप कैसे सुधारिएगा? इसे सुधारने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसे सुधारने के लिए एक तरीका बहुत अच्छा है कि मात्रा संबंधित सुधार। ठीक है, जो अक्षर होते हैं हमारे पास हिंदी के, जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं। आजकल अंग्रेजी का जमाना, हम बच्चे को अंग्रेजी ज़्यादा सब सिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है जिसकी पकड़ हिंदी में अच्छी होगी उसकी पकड़ अंग्रेजी में भी अच्छी होगी, उसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में काफ़ी अच्छा होगा। जैसे यदि आ ई उ जो हम लोग बताते हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इस अक्षर के द्वारा उन बच्चों का जो लय होता है, जो व्यंजन में सुधार होता है, वो कर सकते हैं। इसे यदि वो का नहीं बोल पा रहा है तो आप उसे मात्रा से शुरू कीजिए, आ का, अंदर से स्पष्ट कीजिए, आ का। बच्चों को बोलिए कि आप जैसे बोल रहे उसी प्रकार बोले। तो आ से का निकल रहा है, का से का नहीं निकलेगा, आ से का निकलेगा, आ का। ठीक है, तो इस प्रकार से उन बच्चों में का निर्माण हो रहा है। बार बार इस तरह से बच्चों को कुछ ऐसे शब्द जैसे क्या, कुछ ऐसे विराम, ऐसे मात्रा संबंधित शब्द को देना चाहिए ताकि वो बच्चे उसको सीखे, और इसको बार बार बुलवाना चाहिए। अगर इस तरह से बार बार अगर वो बच्चे बोलेगा तो हो सकता है उन बच्चों में शब्द का निर्माण हो और वो मात्रा को भी समझे, व्यंजन को भी समझे। मात्रा को भी समझेंगे तो व्यंजन को भी समझेंगे और हिंदी स्पष्ट बोल पाएंगे, अंग्रेजी स्पष्ट बोल पाएंगे, अन्य भाषा जो सीखेंगे वो स्पष्ट बोल पाएंगे। तो ये समस्याएं हैं, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, लगना पड़ता है, समय देना पड़ता है। एक दिन, 1 घंटे, 2 घंटे में ऐसा नहीं होता, इसमें महीनों इसके लिए लगना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन बच्चों को समस्याएं होती हैं। कई बार बिल्कुल नहीं बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे कई बार बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ऐसे बच्चों को सुनाई नहीं देता है, या फिर ऐसे बच्चे बहुत कम बोलते हैं, और बोलने और सुनने का बहुत गहरा संबंध है। यदि आप बोल रहे हो तो सामने वाले जो बालक होते हैं उसे सुनने का स्पष्ट होना चाहिए। अगर वो बालक सुन नहीं पाते हैं तो उसे काफ़ी समस्याएं होंगी। इस प्रकार काफ़ी गहरा संबंध है। तो ऐसे बच्चों को जो बोलकर और सुनकर इन बच्चों को सुधार किया जाता है, और इसके लिए जो एक प्रकार का जो छोटा सा हियरिंग ऐड होता है, सामग्री होता है, छोटा सा जो आपका जो हेडफोन सुनते हैं उस टाइप का कुछ होता है, तो उसको कान में लगाया जाना चाहिए ताकि वो बच्चा है कि वह उसे सुन सके। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से समस्याएं होती हैं। फिर आगे हम चर्चा करते हैं वैसे बालकों के लिए जो बालक निर्बल होते हैं। निर्बल बालकों की शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, निर्बल बच्चे होते हैं, उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे बालकों को अगर शिक्षा दी जाती है तो ऐसे बालकों में यदि कोई शारीरिक दोष ना हो, शारीरिक रोग ना हो, और ये बालक इतना सुदृढ़ नहीं होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये बच्चे निर्बलता के शिकार होते हैं। निर्बलता के शिकार कहने का तात्पर्य कि वह बच्चा जरूर किसी न किसी रोग का शिकार रहा होगा, कुपोषित ग्रसित रहा होगा। बचपन में उस बालक को पोषाहार नहीं मिला होगा,
पोषाहार प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह बालक में लालन पालन की वजह से, भोजन की वजह से या फिर छूत रोगों के आक्रमण की वजह से, बहुत सारे संक्रमित बीमार पहले होते थे, हैजा, चेचक, डायरिया, मलेरिया, बहुत सारे ये होते थे। तो उन सभी बीमारियों की वजह से जो आज भी है, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, बच्चे शारीरिक रूप से निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से हैंडल करना चाहिए, शिक्षण विधियों के द्वारा सिखाया जाना चाहिए और डॉक्टरों जो चिकित्सक होते हैं उसके पास लेके जाना चाहिए, ताकि उस बच्चे का हेल्थ चेकअप हो, उस बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य की जांच हो, और वो बच्चे जब उसे पालन पोषण रहन सहन का सही ज्ञान हो तो कोशिश किया जाना चाहिए, इसके माता पिता को इसके लिए परिपक्व करना चाहिए, शिक्षकों को ये बात बताना चाहिए कि बच्चा इस प्रकार से निर्बल है। उसके सामान्य साथी जो होते हैं, उसके साथ जो बैठते हैं, उन बच्चों को भी पता रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चे भी उस पर ध्यान देंगे, शिक्षक भी ध्यान देंगे, माता पिता भी ध्यान देंगे, समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग होते हैं जिसके साथ उठते बैठते हैं, वे भी उन बच्चों को ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से उन बच्चों की निर्बलता का जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकेगा और बच्चे सामान्य बच्चों के साथ में सामान्य शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो ये हो गए बच्चों का, जो बच्चे निर्बल होते हैं उन बालकों के लिए शिक्षा। फिर हो गया मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, उन बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी सकती है। मानसिक रूप से जो बालक पिछड़े होते हैं, मुझे बताइए कि मानसिक रूप से जो बालक पिछड़े होते हैं वह कैसे होते हैं। जैसे वो बालक सीख नहीं पाते हैं, अधिगम क्षमता उनमें कम होती है। वे बालक सबसे ज्यादा देखिएगा तो पुस्तकों से दूर भागते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं, और पाठ्यक्रम में जो विषय काफी कठिन होता है उस विषय से काफी दूर भागते हैं, उस विषय को तो छूते तक नहीं है। ऐसे बच्चे वेस्टेज और स्टेग्नेशन के शिकार हो जाते हैं आगे चल के, क्योंकि वे विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं। वो पूरी विद्यालय की कक्षाएं जो होती हैं 1 से 10 तक जो माध्यमिक विद्यालय की कक्षाएं होती हैं वो नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को समस्याएं होती हैं अपव्यय और स्टेग्नेशन की। अपव्यय कहने का मतलब कि बीच में छोड़ देने से उन बच्चों की धन, श्रम और समय की क्षति होती है। वैसे बच्चे अवरोधन के शिकार होते हैं, स्टेग्नेशन जिसे कहा जाता है। वैसे बच्चों की भी समस्याएं होती जो एक कक्षा में पढ़ते जाता है और अनुत्तीर्ण होते जाता है, फेल होते जाता है और वो आगे कक्षा में बढ़ता नहीं है। जैसे एक कक्षा में पढ़ा 3 बार वो फेल हुआ, अगली कक्षा में गया 2 बार फेल हुआ, ऐसे बच्चे में अवरोधन की समस्याएं होती। उस बच्चों में भी श्रम की क्षति होती है, जो साल भर उसकी शारीरिक श्रम होती है, समय की क्षति होती है, फिर पैसे की भी क्षति होती है। तो ये 2 समस्याएं जो मानसिक रूप से जो बच्चे होते हैं, इन तरह के बच्चों को में 2 तरह की समस्याएं होती हैं। आइए जानते हैं इन समस्याओं को हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे विकलांग रूप से जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए। जैसे अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से यदि ध्यान दिया जाए तो ये बच्चे कभी इस प्रकार से शिकार नहीं होंगे, मानसिक रूप से नहीं परेशान होंगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को माता पिता को भी शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। यदि उसके माता पिता शिक्षित होंगे तो बालक मानसिक रूप से शिकार नहीं होगा, मानसिक रूप से बालक शिकार नहीं होगा। और इन बालकों के लिए विशेष स्कूल और अस्पताल भी होने चाहिए। इन बालकों के लिए शिक्षण विधियों के द्वारा इन बालकों को सिखाया जाना चाहिए। विशेष शिक्षक होने चाहिए। विशेष शिक्षक को हम लोग किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं बीएड, डीएलएड, एमएड, है ना, टीटीसी ट्रेनिंग जिसे डीएलएड कहते हैं। तो इन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाती है, स्पेशल एजुकेशन होता है इनका। तो ये बच्चे स्पेशल एजुकेशन के द्वारा जो बीपीएड जो भी स्पेशल एजुकेशन जो होता है उनके द्वारा ये बच्चे कोर्स करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, जो टीचर होते हैं और इन बच्चों के शिक्षक बनते हैं। तो मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं या मानसिक रूप से जो बच्चे विकलांग होते हैं, इन बच्चों के लिए विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे मैं चर्चा करूंगी संवेगात्मक, इमोशनली एंड सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालकों के लिए कैसे होते ये बालक।
संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालक। इन बालकों के लिए भी बहुत कुछ उपचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं कि इन बालकों के परिवार का जो वातावरण है उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग समाज क्षेत्र से आते हैं, धर्म के होते हैं। हर प्रकार के परिवारों की जो पृष्ठभूमि होती है वो अलग होती है। हर प्रकार के परिवारों की जो रूपरेखा होती है वो अलग होती है। हर प्रकार के परिवारों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, सारा चीज़ बिल्कुल अलग रहता है। तो ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं, और यदि उसके माता पिता शिक्षित ना हो, रूढ़िवादी हो, तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। बच्चे संवेगात्मक और सामाजिक रूप से बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। तो इन बच्चों का जो है पारिवारिक वातावरण में अच्छा सुधार होना चाहिए। विद्यालय वातावरण में भी सुधार करना चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों को इन बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए, समय सारणी सिखाना चाहिए, अध्ययन करने की क्रिया सिखाना चाहिए, स्व अध्ययन की क्रिया सिखाना चाहिए। सामाजिक वातावरण में भी सुधार करना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में जो विशेष वर्ग होते हैं उस जगह जाके उन लोगों को, उन बच्चों के लिए कि भलाई के लिए, देखभाल के लिए, प्रशिक्षण के लिए, सहयोग की भावना की अपेक्षा करनी चाहिए, ताकि इन बच्चों का जो उपचार हो सके मनोवैज्ञानिक तरीके से हो सके, विभिन्न विधियों द्वारा हो सके। इन बच्चों का जो मानसिक उपचार होता है, इस मेंटल थेरेपी जिसे कहते हैं, इन बच्चों का करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। और इन बच्चों के लिए जो बाल न्यायालय होता है, इन बच्चों के लिए बाल न्यायालय की भी जो होती है, तो उस तरह से जो बच्चे कदाचार होते हैं उन बच्चों को भी उस बाल न्यायालय में भेजा जाता है, जो बाद में काउंसलिंग के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों की सलाह के द्वारा वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं और अपने माता पिता के पास वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उपरोक्त रूप से जो सामाजिक रूप से जो शिकार होते हैं, मानसिक रूप से जो शिकार होते हैं, इन बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन बच्चों को जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि ये बच्चे जो काफ़ी समस्याएं होते हैं, संवेगात्मक रूप से जो बच्चे समस्याएं होते हैं, इन संवेगात्मक रूप से जो समस्या ग्रसित जो बच्चे होते हैं, इन समस्या ग्रसित बच्चों को बहुत प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। बालकों की शिक्षा की आवश्यकता होती है, बालक की शिक्षा में इसके उपचार की आवश्यकता होती है। तो इन बालकों के लिए परिवार में सुधार करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अभी तक मैं आप लोगों को उपरोक्त जो कदाचार जो बच्चे होते हैं, बच्चे कदाचार में क्या करते हैं? बच्चे कदाचार में विद्यालय से भाग लेते हैं। विद्यालय में कक्षा में एक साल 30-40 मिनट की जो कक्षाएं होती हैं उस कक्षाओं में नहीं बैठ पाते हैं। शिक्षकों की जो बातें होती हैं, जो पाठ्य संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उस विषय पर वो ध्यान नहीं देते हैं। विशेषकर जो विषय उन बच्चों को कठिन लगे, जैसे गणित का विषय हो गया, अंग्रेजी का विषय हो गया, हिंदी का विषय हो गया, और वो रोचक विषय जिस विषय पर उसे काफ़ी अच्छे लगे, तो वह बच्चे, जैसे किसी विषय बच्चे को चित्रकला की विषय जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, किसी को संगीत की विषय अच्छे लगते हैं, किसी को कहानी की विषय अच्छे लगते हैं, किसी को करिकुलम अच्छे लगते हैं, और किसी को बिल्कुल ये सभी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बच्चों में इन सभी समस्याओं का सामना होता है। ये बच्चे इन सभी समस्याओं का सामना से हो करके गुजरते हैं। बच्चे बचपन से, जन्म से कदाचार नहीं होते हैं। बच्चे वातावरण के जो दुष्परिणाम होते हैं उसकी वजह से कदाचार होते हैं। बच्चे मानसिक रूप से भी इस दुष्परिणाम की वजह से कदाचार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों जो ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि समाज को इसकी चिंता नहीं, समाज के देख रेख नहीं होने की वजह से, माता पिता के सही देख रेख नहीं होने की वजह से, साथ में अध्यापक भी इन बच्चों पर निगरानी नहीं दे पाते हैं। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि केवल कुछ बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और कुछ बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से ये बच्चे जो कक्षा में होते हैं, बहुत सारे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और बहुत सारे बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? शिक्षक को प्रत्येक बच्चों को एक सामान्य शिक्षा देनी चाहिए, प्रत्येक बच्चों से यह जानकारी ली जानी चाहिए,
प्रत्येक बच्चे को सामूहिक निर्देशन देना चाहिए। हो सके तो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी उससे समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि जो बच्चे होते हैं, जो अपनी समस्याओं से जो बच्चे घिरे रहते हैं, उन समस्याओं से वे बच्चे निकल सकें। हो सकता है कि वह बच्चे में परिवार में उस बच्चे के द्वारा कुछ कार्य कराया जाता होगा, जिससे वह गृह कार्य कंप्लीट नहीं कर पाता है। बहुत सारे परिवार के जो माता पिता होते हैं अपने कार्यों में अपने बच्चों को लगाते हैं, जो विभिन्न तरह के व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई दुकान खोलते हैं, कोई होटल खोलते हैं, कोई कारखाना में काम करते हैं, कोई इस तरह के कुछ जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या इस तरह के कुछ मजदूरी कार्य करते हैं, रोजमर्रा की कार्य करते हैं, वे अपने बच्चों को प्रायः इस तरह के कार्यों में लगाते हैं ताकि वो अपने माता पिता का सहयोग कर सकें। तो बच्चा अपने माता पिता के सहयोग करने के साथ अपने पाठ्यक्रम को भूल जाता है और दूसरे दिन अपने बस्ते में जैसे वो रखा था घर पे अपने बस्ते को, उसी को वापस दोबारा उठा करके वो विद्यालय में पहुंच जाता है। और विद्यालय के शिक्षक के पूछे जाने के द्वारा कि आपने गृह कार्य बनाया या नहीं, तो वो बच्चा नहीं बनाने की वजह से शर्मसार हो जाता है। वह अपने को आप शर्मसार मानता है, वह सीखना नहीं चाहता, शिक्षक को अपनी बातों को नहीं बता पाता है। तो शिक्षक को भी चाहिए कि प्रत्येक इस तरह के जो कुंठित बालक होते हैं, कदाचार बालक होते हैं, उसका भी एक प्रकार का सर्वेक्षण करे, उन पर ध्यान दे, उनके माता पिता से मिले और उनको समझाए, समाज के विशिष्ट वर्गों से मिले। यह आवश्यक हो गया है। हमारी सरकार ने इस प्रकार के जो शिक्षकों के द्वारा बैठक जो आयोजित की जाती है, शिक्षकों को, प्रत्येक शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे समाज के लोगों से, अभिभावक से प्रत्येक बच्चे के बारे में व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें कि वो बच्चा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका कारण किस वजह से है, किस वजह से यह बच्चा कुसमायोजित हो गया है। ये अवसर ली जाती है। कहीं कहीं इसके लिए कदम उठाए भी गए हैं और कहीं जगह इसके लिए बिल्कुल कदम नहीं उठाए गए हैं। और जहाँ कदम नहीं उठाए गए हैं वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा कुसमायोजित बच्चे हो जाते हैं, कदाचार के शिकार हो जाते हैं और ऐसे बच्चे समाज के लिए काफ़ी घातक होते हैं। ऐसे बच्चे में काफ़ी समस्याएं होती हैं और इन बच्चों में समस्याएं अधिक होने की वजह से वो विद्यालय में भी घातक होते हैं, शिक्षक के लिए भी घातक होते हैं, समाज के लिए भी घातक होते हैं, अपने माता पिता के लिए भी घातक होते हैं और स्वयं वो बच्चा स्वयं के लिए घातक होता है। और जब तक वो बच्चा अपने को समझ पाता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, काफ़ी देर हो जाता है और बच्चों में सुधार संभावना की भावना काफ़ी कम हो जाती है, वो बच्चा सुधर नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों की समस्याएं वह दूर हो सकें। तो बच्चों में अभी आप लोगों को जो भी शिक्षा दी, जो भी बताई कि विकलांग बालक कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को याद है, फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ कि विकलांग बालक कौन कौन होते हैं। मैं ज़्यादा कुछ रिवीजन के तौर पर ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि समय हमारा मात्र जो समय है उसके अनुसार बात करती हूँ। जैसे अपंग बालक होते हैं, विकलांग बालक में जो बच्चे होते हैं अपंग बालक होते हैं। अपंग बालक के साथ संपूर्ण रूप से अंधे होते हैं या फिर अपूर्ण रूप से अर्ध अंधे होते हैं, संपूर्ण बहरे होते हैं या अर्ध बहरे होते हैं, हकलाने वाले बालक होते हैं या फिर दोषपूर्ण वाणी वाले बालक होते हैं। इसके साथ में मानसिक रूप से जो बच्चे होते हैं वो विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी विकलांग होते हैं। जैसे मूर्ख बालक होते हैं, इस मानसिक रूप से विकलांग, निम्न बुद्धि वाले बालक होते हैं, मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं। और इन बालकों में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से ये बालक जो होते हैं विकलांग होते हैं और ये बालक होते हैं काफ़ी कदाचारी होते हैं और बाल अपराधी भी होते हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों का जो आज पाठ का विषय था विकलांग बालक, जिसके बारे में मैं इसके विषय में बताई कि विकलांग बालक कौन है, विकलांग बालक की क्या समस्याएं हैं। तो मैं और विकलांग बालक को सिखाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को बताई। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस विषय को, आपके इस पाठ को, मेरा भी विषय आपका भी विषय है जो आपके लिए पढ़ने के लिए अति उत्तम है, तो पाठ को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और प्रत्येक उस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो में ये नहीं देखिए कि शिक्षक किस जगह पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, है ना। वीडियो में ये देखिए कि शिक्षक आपको क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। जैसे आप लोगों की परीक्षाएं में इस प्रकार से
दीर्घ प्रश्न उत्तरीय या लघु प्रश्न उत्तरीय व वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरीय, इसमें बड़ा सहयोग देगा यदि आप सुन करके, देख करके, पढ़ करके, ये तीनों माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, नोट्स भेजा जा रहा है ताकि आप उसे देख करके पढ़ो, वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप देख करके, सुन करके पढ़ो। ऑनलाइन क्लास हो रही है, कक्षाएं हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग को प्रत्येक उस विषय को समझाया जा रहा है, क्लियर कराया जा रहा है ताकि आप उस विषय को अच्छी तरह से समझ सके और सुन सके और पढ़ सकें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सक रहे हैं, देख सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं और अपने भविष्य के लिए, अपने परीक्षाओं में सफलता के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं अगला वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से विराम लूँगी और इस समय जो चल रहा है, मैं आप लोगों को कक्षा में भी, वीडियो के माध्यम से भी, ऑनलाइन क्लासों से मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस समय जो समय चल रहा है, इस समय के लिए आप लोगों को विशेष प्रकार की सुरक्षा, है ना, साहस, सफलता और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कभी कक्षा के अलावा अन्य बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। आप लोगों की व्यक्तिगत बातें होती वो भी नहीं सुनती हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए ताकि आप लोग एक भविष्य में अच्छे शिक्षक बन करके उभर करके आए। मैं फिर से इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस पर कमेंट ज़रूर करें और मुझे सजेस्ट दें कि जिस प्रकार से मैं इस वीडियो को और बेहतर तरीके से बना पाऊँ। तो बच्चों, अगला वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोग से विराम लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।